नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और जिनके साथ चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जो हमेशा 12 महीने चर्चाओं में रहते हैं, या यूँ कहें कि विवादों में रहते हैं। विवादों और चर्चाओं से उनका बड़ा नाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मसूद साहब, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जब इमरान मसूद साहब बयान नहीं देते हैं, जब चर्चाओं में नहीं रहते हैं, तब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं इमरान मसूद साहब? देखिए, मैं तो 24 घंटे सेवक हूँ। 24 घंटे एक ही जुस्तुजू है, एक ही जुनून है जी। दिल्ली में हूँ, पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के काम से बाहर हूँ और अपने इस क्षेत्र में हूँ, तो फिर मैं लोगों के मरने में, जीने में, दुख में, सुख में हर जगह शिरकत करता रहता हूँ। जब दिल्ली में नहीं होते हैं फिर सहारनपुर में ही रहते हैं? मैक्सिमम टाइम। अच्छा, ये बताइए थोड़ा और कि क्या करना पसंद करते हैं, राजनीति के इतर थोड़ी सी पर्सनालिटी जो लोग जानना चाहते हैं इमरान साहब को। मेरा शौक जंगल और जंगली जानवर है। अच्छा। मुझे वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है। अरे वाह। और मुझे जंगल में सांस आता है बहुत, इसीलिए मुझे सांस लेने में दिल्ली में दिक्कत होती है कि मैं इसलिए इमरान साहब सिलेंडर लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ, तो मैं मतलब दिल्ली मैं में उस पर आऊँगा जी। मैं दिल्ली में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मुझे तो जब भी मैं सहारनपुर भी होता हूँ तो मैं रात को उठ करके जंगल में चला जाता हूँ, फार्म की तरफ। जंगल में बैठता हूँ, जानवरों को देखता हूँ। बहुत करीब से जानवरों को देखा है मैंने। अभी मैं कान्हा में गया हुआ था तो मैंने शेर भी देखा। मैं देखता भी रहता हूँ और आपके जो पोस्ट आते हैं। ये बताइए, अभी जो वन्य जीवों को लेकर सरकार कदम उठा रही है या उस तरफ जो, उससे सहमत है इमरान मसूद साहब? देखिए, बहुत अच्छा काम वाइल्ड लाइफ के अंदर हो रहा है और ख़ास तौर से टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। और पिछले कुछ सालों में, पिछले 15-16 साल के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो टाइगर जो था, एक हमारा तो चूँकि प्राइड है, हमारे लिए तो गर्व का विषय है। लेकिन जैसे जैसे अभी इसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, जैसे जैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जंगल में दूसरे जानवर, खास तौर से लेपर्ड हमारा है, लेपर्ड बाहर निकलना शुरू होगा। तो मैंने बार बार कहा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी, और मैंने भूपेंद्र जी से भी बात की थी कि हमें लेपर्ड के लिए भी करना चाहिए कि हम उसके लिए सफारी और उसके लिए जंगल चिन्हित करें, जिससे कम से कम लेपर्ड अगर ना रोका गया तो दिल्ली की गलियों में लेपर्ड दिखाई देने लगेगा। यही कारण है कि आजकल जो खेतों में बहुत आसपास रहवासी इलाकों में आ रहे हैं। लेपर्ड इसीलिए आ रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है, टाइगर तो अपना मार्क कर लेता है, फिर वो उसके अंदर आने नहीं देता है। लेपर्ड होता है शैतान जानवर, डरपोक जानवर, शाही जानवर। वो छुप करके हमला करता है, कभी उसके बच्चे मार देगा तो फिर लेपर्ड उसको मारता है। तो इसलिए लेपर्ड को वो रहने नहीं देता। अच्छा, ये बताइए मसूद साहब कि आप जंगलों की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ बड़ी हवा साफ़ होती है। जब आप दिल्ली में आते हैं, आज आप जब पहुँचे संसद में तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुँचे, तो वो हवा मिस करते हैं या वाकई आपको लगता है कि अभी प्रदूषण पे दिल्ली में बहुत काम होने की ज़रूरत है? कहाँ बहुत ज़रूरत। देखिए, वो हवा जो है ना, जब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलूँगा, आप इस तरह सांस लेंगे, आपको आनंद आएगा। अभी मैं अंडमान में था, अंडमान के अंदर AQI 9 था, 9। मज़ा आ रहा था सांस लेने में। लेकिन बदकिस्मती है कि हम प्रकृति को साधने की काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ 50 लाख पेड़ काटे जाने हैं, 50 लाख पेड़ काट करके वहाँ एक वो बनाने का काम कर रहे हैं कि हम एक बेस बनाएंगे। और अगर वो बेस बनाएंगे तो वहाँ जो टर्टाइल नेस्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और लेदर बैक टर्टाइल नेस्ट हमारे यहाँ ही है, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा है, वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो काम हम करते हैं, यही काम दिल्ली के अंदर अरावली की पहाड़ियों के ऊपर अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे तो पहाड़ियाँ ख़त्म करेंगे तो आप पहले ही सांस लेना मुश्किल हो रहा है, फिर तो आपको चैम्बर बनाने पड़ेंगे कि लोग दौड़ करके चैम्बर में जाएं और ऑक्सीजन लेकर के अपने फेफड़ों को साफ करें। तो ये बड़ी है, तो मैं इसीलिए थोड़ा समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार में और अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार में कोई बदलाव देखते हैं आपकी? बस बहुत बद से बदतर हालात है। क्या हालात देखिए, AQI लेवल हाई जा रहा है ना। अभी एक जज साहब की टिप्पणी में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा आप लोग दोष देते हो कि सिर्फ पराली जिम्मेदार है, पराली जिम्मेदार है, किसान के ऊपर लगाते हो। जब कोरोना लगा था तब तो पराली जल गई थी, लेकिन आसमान साफ था, AQI मेंटेन था। तो ये क्या कारण है, कहाँ से निकल कर आ रहा है? औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण है, तो ये इनको चेक करना चाहिए। और इससे लड़ने के लिए प्राकृतिक तरीका है कि हम
प्लांटेशन करें, हम प्लांट्स को काट देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मसूद साहब, एक बात बहुत मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समय आपने राजनीति की शुरुआत की, शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि आपके बयान बड़े वायरल हुआ करते थे, बड़े मुखर आवाज़ में आप बात करते थे, हर मुद्दे पर बोलते थे। वो लोग जो इमरान मसूद साहब बनना चाहते हैं, आपकी तरह राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले ही अपना दिमाग बिल्कुल साफ रखिए। जब आप किसी राजनीतिक फील्ड के अंदर हैं, फिर आपको आपके मन में किसी भी तरह के द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी व्यक्ति के बारे में कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, और निरंतरता होनी चाहिए। आप सफलता जरूर पा जाएंगे। कहते हैं ना, कभी लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती, जब आप लड़ते रहेंगे जीत जाएंगे। चलिए अब राजनीति पे आते हैं। आज की बात, आप सदन पहुंचे, ऑक्सीजन लेकर पहुंचे, लेकिन आज एक बयान राजनाथ सिंह जी का बड़ा वायरल है और रक्षा मंत्री ने कहा कि नेहरू जी चाहते थे कि सरकारी फंड से बावरी बने। वो तो सरदार पटेल ने चाहा कि उसके बाद इस तरह की चीज़ें हुई। इस बयान को मसूद साहब कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये इतना हल्का बयान राजनाथ सिंह जी ने कैसे दिया। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा कही हुई, उनके द्वारा आदेशित की हुई हर चिट्ठी, हर चीज दस्तावेज है। तो दस्तावेज वो तो है नहीं। हाँ, दस्तावेज एक है, जिस दस्तावेज में 1948 में सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और इनके क्रियाकलापों को लिख करके बैन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बड़ा विराट था, वो सबको साथ लेकर चलने वाले काम करते थे। अगर सरदार पटेल जी रहते तो ये विचारधारा खत्म हो गई होती, ये पनपते ही ना। लेकिन पंडित जी चाहते थे कि सबको हम साथ लेके चलें। पंडित जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनाया, विपरीत विचारधारा के बावजूद बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके ऊपर से बैन हटाया, इनको कहा कि आप मुख्य धारा के अंदर आओ, मुख्य धारा में आकर काम करो। और ये आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुरा कहते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच के साथ देश के लिए एक रोड मैप तैयार किया। इन्होंने 1950 के अंदर IITs की, IIM की और एटॉमिक सेंटर्स की इनकी बुनियाद रखने का काम कर दिया, एम्स बनाने का काम कर दिया। नहरें, ये भी कह रहे हैं ना कि सरदार पटेल अगर नहीं होते, एक मिनट, मैं नहरें बनाने का काम कर दिया। उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम हुआ, तब जाकर आप यहाँ खड़े हुए। और सरदार पटेल अगर होते, सरदार पटेल होते तो ये कभी ना पैदा होते। ये जो पैदा हुए ना देश के अंदर नफरती चिंटू, ये कभी होता ही ना। सरदार पटेल ने तो उनको रगड़ दिया था। पर वो तो ये कहते हैं कि ताले भी तो उन्होंने ही खुलवाए। किसके? बीजेपी ये कहती है कि नेहरू जी तो ये चाह रहे थे कि आज जिस तरह से उन्होंने कोट किया कि ढांचा जो है वो सरकारी ढांचे के बाद जो मस्जिद बने वो सरकारी फंड से बने, यानी मंदिर बनाने की मंशा ढांचे के बाद नहीं, ढांचा था वहां तो था। क्या बनाना चाह रहे थे वहां तो था भाई। हाँ, वहां तो था। वो मंदिर बनाना चाह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बनवाया, ताले हमने खुलवाए। नहीं, वो तो वहां था। इन्होंने ये इनका कौन सा पुरखा है बताओ मुझे। इन्होंने वंदे मातरम बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। 1947 तक आरएसएस का एक आदमी, एक भी सिंगल आदमी आरएसएस का या कहीं आरएसएस के किसी लिटरेचर में 47 तक वंदे मातरम का जिक्र हो, चूंकि उस वक्त वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी, पुलिस लाठियां मारती थी, तो जब नहीं गाई इन्होंने वंदे मातरम, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करनी थी। तो वंदे मातरम से इमरान साहब को भी दिक्कत है क्या कि नहीं है? देखिए, वंदे मातरम से दिक्कत, मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है, मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि उनके उन शब्दों के ऊपर है। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने धर्म गाऊं। मेरे धर्म के अंदर बिल्कुल से है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं कह सकते, तो अल्लाह है, तो इसलिए वो शब्द का है, फिर इसके अलावा कुछ नहीं। आप गाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने अल्लाह की जो बात की, आपके जो उसूल पे बात चलने की मुझे अचानक याद आया भोपाल का वो कार्यक्रम जब मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहना भी गलत अब के समय में है। तो क्या इमरान मसूद साहब मौलाना मदनी जी के बयान का समर्थन करते हैं? कैसे देखते हैं आप जिहाद पे जो उन्होंने कहा कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा? देखिए, जिहाद जो है वो बड़ा प्यारा लफ्ज है। उसको खलनायक, उस नायक वाले शब्द को खलनायक बना क्या है, जरा बता दीजिए। जिहाद का मतलब है कि जिहाद मुल्क के लिए होता है। जिहाद किसी के खिलाफ नहीं होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। जिहाद के मतलब तो समझिए, जब जो आप जानते ही नहीं जिहाद को, आपने जिहाद में लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, आपने क्या क्या जिहाद बना दिए। ये कोई जिहाद नहीं है। जिहाद तो मुल्क के लिए होता है।
मुल्क के अंदर होने वाली परेशानियों के लिए होता है। पर उन्होंने जो उदाहरण दिए कि राम मंदिर, या उन्होंने जो कहा कि साल भर इतने सारे जो आक्रमण हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही, तमाम का उनको उन्होंने एक पैराग्राफ बनाते हुए लास्ट में कहा कि जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा। तो क्या जिहाद आक्रामकता की भी अनुमति देता है? नहीं, जो पत्थरबाजी हो रही है, जो हिंसा हो रही है। देखिए, पिट कौन रहा है ये भाई? पिट कौन रहा है? आप हमारे पिटने के ऊपर सवाल नहीं उठता। मारा तो हम ही जा रहा है सबसे ज्यादा, हर तरह से मारा जा रहा है। आज देश के अंदर हालात ये हो गए कि हम मुसलमान होना गाली हो गया हमारे लिए। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, कभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति बयान देता है बटोगे तो कटोगे? अरे भाई क्या है ये बटोगे तो? किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो? किसको बांट रहे हो और किसको काट रहे हो? क्या देश के अंदर नफरत बो रहे हो? ये नफरत काटनी मुश्किल हो जाएगी। नफरत के अंदर आप तरक्की नहीं ढूंढ सकते। नफरत का रास्ता कभी तरक्की नहीं लाएगा। देखिए मसूद साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मदनी जी ने ये कहा कि जो जो अभी तक हिंसाएं हो रही हैं, चाहे वो शोभा यात्रा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, जुल्म बढ़ेगा तो जिहाद होगा। जिहाद क्या वो पत्थर के रूप में जो बरसाया उसमें होगा? क्या आप उनको जिहाद तो मुल्क को बचाने के लिए होता है। फिर तो जिहाद हमास भी कर रहा होगा आपके हिसाब से? जिहाद तो हमास भी कर रहा होगा फिर तो। हमास के आतंकवादी के संगठन आप बता रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहलवाइए ना कि हमास आतंकवादी संगठन। वो तो है ना सर, प्रूफ। बताइए ना, देश कहां तो प्रूफ उसको है? आतंकवादी संगठन अरे कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात करिए आप, हिंदुस्तान ने डिक्लेयर किया क्या? बताओ। तो आप हमास के साथ खड़े हैं? मुझे नहीं, मैं बताइए ना, आप हिंदुस्तान ने हमास को, कि आप फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े क्या? क्या देश हमारा फिलिस्तीन के साथ नहीं है क्या? हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी क्या कर आई कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। या देश के अंदर नफरत बांटते हो, सिर्फ हमास के लोग मुसलमान हैं या फिलिस्तीन के लोग मुसलमान हैं तो आप नफरत बांटोगे हैं? अच्छा, फिर मदनी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहना भी गलत है। अब इस बयान पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, देखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ ऊपर मैं किसी भी तरह की टिप्पणी को अनुचित मानता हूं। इस बयान से आप सहमत नहीं है मदनी साहब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। अगर अच्छा, जो मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे तो आप सहमत हैं? सर माथे नहीं लगाया क्या? हाँ, फिर अच्छा एक बात बताइए, सर माथे लगाया ना? एक बात यही मैं जानना चाहता हूं, मदनी साहब से जब बाइट ली जाती है बंद कमरे में तो वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन जमीयत उलेमा में 2 लाख की भीड़ को वो संबोधित करते हैं तो कहते हैं जिहाद तो होगा, सुप्रीम तो सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है। फिर ये 2 भाषा में अंतर क्यों है? मैंने आपको बताया ना, जिहाद जहां तक सवाल है, जिहाद मुल्क के लिए होता है। बार बार कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, लेकिन उस जिहाद में आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए? जिहाद में तो देखिए खाना पीना सब हराम हो जाता है। जिहाद का मतलब बहुत है। जिहाद तो अपने मुल्क को बचाने के लिए होता है। जिहाद तो बहुत बड़ा वो है। जिहाद तो लेकिन मसूद साहब, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि जो अभी आतंकवादी या लाल किले की घटना होती है उसके बाद अगर पाकिस्तान कहता है कि जिहाद होगा तो आपको ये बताना, एक मिनट, पाकिस्तान की जिहाद में अंतर है? नहीं, पाकिस्तान का जिहाद का हमसे कोई लेना देना नहीं। जिहाद मुल्क के लिए होता है। हाँ, हमें जिहाद करना पड़ा पाकिस्तान को मारने के लिए तो वो है जिहाद। वो है जिहाद कि हमें पाकिस्तान को मारने के लिए जिहाद करना है, दुश्मन है हमारा, वो है जिहाद। ऐसे जिहाद मुल्क के लिए होता है। अच्छा, ऐसे लोग अगर कहें जो लाल किले के सामने खुद को लेकर जिनकी मौत हो गई, जिनको आतंकवादी बता दिया, और वो कहें कि हम जिहाद कर रहे हैं, अरे कोई आदमी ये कहना ये आतंकवादी सारे के सारे उनको मसूद साहब भटके हुआ ये बात तो नहीं कहेंगे ना? प्रधानमंत्री कहे मिसगाइडेड यूथ तो आप कहेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी ताली बजाओ आप। हाँ, मैंने भटके हुए नौजवान कह दिया तो आपने कहा इमरान मसूद हिंदी में बोल रहा है, इसको गाली दो। अरे प्रधानमंत्री ने क्या बोला कश्मीर के अंदर? यही बोला मिसगाइडेड यूथ। अगर वो गाइडेड सही होते, अगर वो भटके हुए ना होते, उनको इस्लाम का पता होता, उनको कुरान का पता होता, उनको खुदकुशी करने का पता होता कि खुदकुशी करने वाले आदमी को जन्नत नहीं जहन्नुम मिलता है, उन्हें कातिल का पता होता कि कत्ल करने वाले आदमी के लिए जहन्नुम का रास्ता खुलता है, तो ये काम करते क्या? ये काम नहीं करते। लेकिन एजेंडा नहीं है तो एजेंडा नहीं है तो आप बीजेपी के लोगों ने इसको चला दिया। अरे अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने नेता से पूछो ना, उन्होंने मिसगाइडेड यूथ कहा था। उन्होंने तो आतंकवादी भी कहा है। मैं आतंकवादी कह रहा हूं, आतंकवादी का बाप कह रहा हूं, बताइए आप क्या कहेंगे? मैं तो, और उनके लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहते हुए बोल नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूं लेकिन कि आतंकवाद के लिए एक ही इलाज है, गोली, बस। अभी जो हो रहा है सब सही है? एनआईए जो जिस तरह से जांच कर रही है उनके घर, देखिए जांच करें, जांच के नाम पर उत्पीड़न न करें। 20-20 साल के बाद एनआईए की चार्जशीट दिए हुए लोग बरी होकर ना आए कि लोग बरी होकर के आते हैं। उनकी पूरी जिंदगी आपने तबाह कर दी।
जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए, लेकिन बेगुनाहों को मत फंसाइए, बेगुनाहों को मत फंसाइए। शरीजुल इस्लाम जैसे लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ उनका मुसलमान होना गाली है। ठीक है, अब चूंकि सदन चल रहा है और आप लगातार पहुंच ही रहे हैं, दो तीन बड़ी विषय हैं सदन में, एक तो एसआईआर को लेकर और एक वंदे मातरम। एसआईआर से हम शुरू करते हैं। इमरान साहब अभी तक क्या सोच रहे हैं और क्या जिस तरह की चर्चा सदन में होनी चाहिए वैसी होगी, हो सकती है? विपक्ष क्या सोच रहा है अभी एसआईआर? देखिए, हम लोग तो सार्थक बहस चाहते हैं। एसआईआर के माध्यम से आप एक कम्युनिटी विशेष के, वर्ग विशेष के, जाति विशेष के वोटों को काटने का खर्चा है, जो बिहार में देखने को मिला। बिहार में 67 लाख वोट काटे, 21 लाख वोट मृतक बताए, 5.5 लाख वोट डुप्लीकेट बताए लगभग, और जो बाकी 40 लाख के करीब वोट बचे, वो 40 लाख आपने उड़ा दिए और आपने शोर मचाया कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। अगर घुसपैठिए आ गए और ये घुसपैठिए थे, तो इन 40 लाख लोगों को आपने कौन से डिटेंशन कैंप में रखा? आपने 40 लाख लोगों को कहाँ निकाला? उनकी सबकी सूची दीजिए ना। आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप देश को नफरत के नाम पर क्यों बैठ रहे हो? आपने ये भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है एसआईआर। ये 100%। अच्छा, बिहार का रिजल्ट आ कैसे गया। हुई? थोड़ा सा बताइए ना, सब ब्रीफ कीजिए ना। देखिए, बिहार में कैसे हुई? बिहार में आपने बिहार के अंदर ऑन एन एवरेज कांग्रेस एक को विधानसभा 6 पे, सीटें आई, इसलिए तो देखिए नहीं हुई ना? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है। एक ऑन एन एवरेज एक सीट पर 25,000 वोट का आपने नुकसान कर दिया। ऑन एन एवरेज 25,000 वोट का नुकसान कर दिया। रिजल्ट तो यही आता है, 8 से 10% में रिजल्ट का खेल होता है। 10% वोट आप काट गए तो आपका खेल बन गया ना। 90% आपका स्ट्राइक रेट आ गया, तो कहिए चुनाव आयोग जिंदाबाद। 90% स्ट्राइक रेट आएगा, बीजेपी को लगाना चाहिए नारा। मसूद साहब ये बताइए ना, जब आप आंकड़ों में इतने प्रमुखता से आंकड़े रखते हैं, तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां इमरान साहब से वो आंकड़े क्यों नहीं ले रहे हैं सर? चुनाव आयोग, राहुल जी ने एक एक चीज को आंकड़े नहीं, सबूत के साथ रखा। सबूत के साथ आप मानने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग मकान नंबर सुनिए, मकान नंबर, मकान के अंदर वोटों के नाम, फोटो भी ब्राजील की मॉडल का फोटो, आपकी वोटर लिस्ट के अंदर वोटर संख्या फला 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 के ऊपर एक एक आदमी के नाम से 200 वोट। पर सर एक मिनट सुनिए, मैंने सारी चीज जब तो कह रहा है कि चुनाव आयोग को कहो जिंदाबाद बीजेपी। एक कुर्सी अपने दफ्तर में लगानी चाहिए चुनाव आयोग की बीजेपी को। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों चुनाव आयोग में नहीं जा रहे हैं? आप क्यों लिखित में शिकायत नहीं आप कर रहे हैं? लिखित यही में चुनाव ज्ञानेश्वर जी यही कहना चाह रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी ने तो अपने आप को अभेद्य बना लिया है। मोदी जी ने नया कानून ला करके उनको हर चीज से मुक्त कर दिया है। उनके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता है, वो तो सुप्रीम है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता है जो उन्होंने काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी रिजल्ट आए बिहार में सर लास्ट इलेक्शन में, उसमें जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, उसमें आप ये मानते हैं कि एसआईआर का कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्या मानते हैं? एसआईआर का रोल, पूरा रोल है। आप देखिए ना, सरकार 90%, आप देखिए किसी भी सरकार को उठाइए, हमेशा एंटी इनकम्बेंसी होगी। इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, ये हमेशा बढ़ के आते हैं। ऐसा क्या चमत्कार है भाई? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो मोदी जी के पास है, वो सुंघा देते हैं और सारी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। 70 सालों में कांग्रेस से भी पूछा जाएगा ना कि लगातार इतनी साल अगर आप रहे तो फिर क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? नहीं, जब कांग्रेस ने देश को बनाया भैया, कांग्रेस ने देश को बनाया। कांग्रेस ये थोड़ी थी, कांग्रेस ने देश को बनाया, सबको साथ लेकर चली। मैंने आपको बताया था ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिया था। वो थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतने बड़े दिल के मालिक। अब ये बताइए, अब आगे चूंकि बंगाल का चुनाव है, उसके बाद यूपी है, एसआईआर पे विपक्ष का आगे क्या रुख रहेगा अगर सदन में चर्चा नहीं होती है? देखिए, नहीं, सदन में चर्चा हो रही है। हाँ, और हम लोग लगातार बूथ के ऊपर वॉच कर रहे हैं, बूथ के ऊपर जा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जहां तक हो सकती होगी लड़ने का काम करेंगे सर। लेकिन रिजल्ट पे जब बात हो रही थी तो वैसा अलायंस बिहार में नजर नहीं आया, या वहां के राजनीतिक पंडितों ने कहा कि जैसा अलायंस आरजेडी और कांग्रेस को जैसी लड़ाई लड़नी चाहिए थी लास्ट समय में, अगर आप पहले फेज के चुनाव वोटिंग से पहले राहुल गांधी हरियाणा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर वो चुनाव की तैयारी को दर्शाता है। मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं चूंकि आज यूपी में कहा गया कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है, अलायंस इतना अलग होता नजर क्यों आता है जब समाजवादी पार्टी, आरजेडी बिहार और यूपी की बात? देखिए, मेरे से अगर आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दोनों बता दीजिए। चलिए, मेरी व्यक्तिगत राय अलायंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक कोई हमें पूछेगा क्यों। और जहाँ तक पार्टी की बात है कि मैं बंधा हूँ पार्टी के निर्णय से,
पार्टी का निर्णय अलायंस का है तो मेरा निर्णय भी अलायंस का है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन सर बात ये है ना, फिर इंडिया गठबंधन कहाँ गया? देखिए बात जो इंडिया गठबंधन का, देखिए गठबंधन का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि आप कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी देश के अंदर सबसे बड़ा चेहरा है जो इस विचारधारा के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ने का काम बिहार कर में रहे अगर हैं। आप 6 सीटों एक पे हैं सेकंड तो कैसे सुनिए बड़ी ना। पार्टी रही फिर? देखिए एक मिनट सुनिए, 6 सीटों का मतलब नहीं होता, यही तो दिक्कत है कि डर राहुल गांधी से लगता है। गांधी और नेहरू से इतना परेशान है कि हर चीज पे नेहरू और गांधी पे निशाने होते हैं इनके, किसी और पे क्यों नहीं लगते भाई? तो इनसे ही डर है ना। तो ये सबसे बड़ा चेहरा है, ये सबसे बड़ा चेहरा है, यही लड़ाई लड़ सकते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इनको ही दबा दो सबसे पहले। तो बंगाल और यूपी के लिए तैयार एकदम कांग्रेस? हाँ हम लोग अकेले जा तैयार रहे हैं हम आप लोग यूपी जा में? रहे हैं। नहीं ये तो फैसला पार्टी का होगा। अविनाश जी कह रहे हैं आपके प्रभारी हैं। नहीं तो अभी चुनाव में, पंचायत चुनाव में तो उन्होंने ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं अकेले। आगे अभी फिक्स नहीं है। हाँ विधानसभा में भी कोशिश तो हम करेंगे कि हम- मसूद साहब लेकिन चाहते हैं कि सिंगल लड़े। हाँ मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, मैं बिल्कुल है। देखिए जब तक आप एक मैसेज देते रहोगे कि साहब आप बीजेपी को हराने के लिए मोर्चे बना रहे हैं, ये बीजेपी कभी नहीं हारेगी। अरे लड़ो सब लोग, पता चल जाएगा जिसमें जितना दम है। लड़ो ना सब लोग मिलकर, लड़ो जिसमें जितना दम है, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, इस पे बात करते हैं। लेकिन अभी चूंकि सदन चल रहा है सर, कल एक तस्वीर बड़ी अलग सी नजर आई जब रेणुका चौधरी जी जो है अपने डॉग को लेकर गाड़ी में पहुंच गई वहां संसद में। एक सांसद के तौर पे आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये उचित है? नहीं अगर कोई कुत्ता, सभी पालते हैं, सबके पास कुत्ते हैं। कोई लेकिन संसद में तो कोई नहीं ले जाता अरे है ना सर। प्रधानमंत्री जी तो गाय का भी प्यार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मोर को भी संसद चारा में खिला तो रहे नहीं हैं। ले गए ना सर? नहीं संसद में क्या, अपनी गाड़ी के अंदर तो नीचे थोड़ी उतारा था उन्होंने, वो गाड़ी में छोड़ना है तो कुत्ता बैठा होगा उनका, इसमें छोटी सी बात थी, इतना पर बड़ा वहाँ के issue नहीं था। अधिकारी कह रहे हैं कि सुरक्षा नियमों में उल्लंघन है ये। क्या इसमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है? उनका पालतू कुत्ता है, वो गाड़ी के अंदर बैठा, उतरा भी नहीं, तो ये कोई विषय क्या का सुरक्षा लेकिन उल्लंघन है? सदन में तो नहीं ले जा सकते हैं। सदन में कौन ले गया? तो मतलब अब ठीक है। नहीं सदन में कौन ले गया? कोई नहीं ले गया सदन में। वो अपनी गाड़ी में आई, वो गाड़ी में कुत्ता बैठा हुआ था, उतर के चले गई। वैसे तो उनका पालतू भी नहीं था, वो बता रही थी कि मिला था। चलिए उस पर हम बात नहीं, करेंगे। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा विवाद हुआ और उसके बाद फिर हम वक्फ पे आते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, जिस तरह की पूरी सियासत? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मोहब्बत करना मुसलमान होने की गारंटी है। मैं मुसलमान हूँ तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और मैं मोहब्बत नहीं है तो मैं फिर मुसलमान भी नहीं हूँ। तो उसमें आई लव लिख करके पोस्टर लेकर के खड़े हो जाओ, ये अनुचित है। और किसी के परेशानी क्या है, किसी दूसरे को परेशानी क्या है, इससे मुझे बताइए। मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा मसला है, आपको क्या परेशानी, आपको क्या एतराज़ है? लेकिन मैं अगर आपको दिखा करके हिलाऊं तो ये मेरा क्या मतलब है? ये तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करा रहा हूँ कि आपका पोस्टर फट रहा है, कि पैरों में जा रहा है, ये तो बेहुरमती करा रहा हूँ। मैंने तो पहले दिन सबसे पहले खड़े होकर के इसका विरोध किया था, सबसे पहले दिन विरोध किया था। लेकिन मसूद साहब, मैं ये इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द बीच में ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब आप इस देश में मुसलमानों की स्थिति क्या देखते हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या वो जितना उनको रोजगार करना चाहिए, क्या स्थिति है मुसलमानों की? देखिए मुसलमान बेचारा, जहाँ तक सुरक्षित की बात करते हैं तो मुसलमान देश के अंदर इतनी भारी तादाद में और जाएंगे कहाँ? कोई लेने वाला नहीं है इन्हें। ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनसे भी कह रहा हूँ कि 25 करोड़ लोग हैं यहाँ, इनको कोई नहीं लेने वाला है। दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान यहाँ पर रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक फिर बात करेंगे, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो सड़क पर चलने वालों को मारते हैं, उनकी शक्लें देख देख करके, ट्रेन में बैठ करके आप ट्रेन के अंदर बोल दोगे आतंकवादी बैठे हुए, झगड़ा सीट के ऊपर है, अगर सामने मुसलमान बैठा है तो आप उसे आतंकवादी बता दोगे। तो शासन प्रशासन को चाहिए सख्त कार्रवाई करे। आप क्यों नफरत बांट करके जहर बो रहे हो? और इतने बड़ी आबादी को अगर आप मुख्य धारा से अलग कर दोगे तो देश में क्या हाल होगा? नहीं, अलग करने की कोई बात, मैं पूछ रहा हूँ विकास की मुख्य धारा में मुसलमान को भी जहाँ खड़ा होना चाहिए वो वहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बता रही है नहीं है, नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने बताया, इस सरकार जब से आई है इसने हमारे सारे संस्थानों को पैसा देना बंद कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर हालत खराब है। ये लोग धर्म की बुनियाद के ऊपर नफरत बो रहे हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि 25 करोड़ लोगों को आप अलग थलग करके लेकर कहां जा करोगे क्या?
ठीक है, 2006 की जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं सच्चर का मोट, लेकिन उससे पहले हम देखें लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। क्या मुसलमान को अब ये समझना होगा कि जिसको सालों तक, दशकों तक ये समझा गया कि उसके पास पावर है, कि वो एक साथ वोट कर सकता है, एक साथ सरकार बना सकता है, इस प्रलोभन में उसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसमें लंबे समय तक तो आपकी पार्टी रही है सर। देखिए, पार्टी क्या रही क्या नहीं रही वो एक अलग विषय हो सकता है। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मुसलमान की स्थिति के अंदर गिरावट आई है, तालीम के अंदर भी गिरावट आई है, मुसलमान की नौकरियों में भी गिरावट आई है। ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये रिपोर्ट सच्चर कमीशन की कांग्रेस ने ही कराई थी। कांग्रेस ने मुसलमान के इख्तियारी हालात देख करके ही कराई थी कि मुसलमान के हालात खराब हो गए। वक्त बिल लेकर, वक्त कानून लेकर के आए थे 2013 में, जिस कानून को इन्होंने तहस नहस कर दिया। अब ये नया कानून नाफिज कर रहे हैं। 25% प्रॉपर्टी अभी तक, 30% प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, साइट खुलती नहीं, और ये टाइम बढ़ाने को तैयार नहीं है। आपके पास सिस्टम नहीं है और फिर आप टाइम बाउंड कर दिया आपने। अब लड़ते रहिए आप मुकदमों में। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की लगातार स्थितियां बेहतर नहीं रही हैं, तो फिर मुसलमान इतना सक्षम कैसे है कि इतनी ज्यादा मात्रा में वक्फ को प्रॉपर्टी दान कर रहा है? अगर दान कर रहा है तो सक्षम तो है ना सर। आपको यही नहीं पता ना, दिक्कत क्या है कि आप नैरेटिव नया फैलाया जाता है। ये मैं सिर्फ बयानों के मैं तो आपको तथ्यात्मक बात हूं जी। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो 90% प्रॉपर्टी 1906 से पहले की है। 90% प्रॉपर्टी। आपको पता है उससे पहले कौन लोग थे, किन लोगों के पास थी वो प्रॉपर्टी? नवाबों के पास, राजाओं के पास, उन्होंने दान दी हुई है। जो नवाब घराने थे, जो जमींदार घराने थे, ये उनकी दान दी हुई प्रॉपर्टी हैं। लेकिन अभी वक्फ को लेकर 90% सरकार प्रॉपर्टी की मंशा को कैसे देखते हैं? सरकार की मंशा 100% खराब है। 123 प्रॉपर्टी जिनको कहते थे, बार बार हाउस में इन्होंने बोला हम नहीं छेड़ेंगे, कोई मंदिर मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे, कब्रिस्तान को नहीं छेड़ेंगे, ईदगाह को नहीं छेड़ेंगे। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की, जिसको ये बता रहे हैं 123 प्रॉपर्टी यही तो है। आप असल में सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि ये लोग इतना गलत बोलते हैं और इतना झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इनका एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने अब सदन में कहा है कि हम इस पे लंबी चर्चा करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आप? तो ये बताएंगे ना कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1947 तक किसी जगह, एक भी जगह, एक सिंगल जगह भी वंदे मातरम का जिक्र आरएसएस की किसी लिटरेचर में हो? कोई एक नेता इनका, क्योंकि वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी अंग्रेजों की, कोई एक नेता एक लाठी भी खाया है क्या? कोई एक नेता 1925 से 1947 तक एक लाठी भी खाई है क्या? आज वंदे मातरम को आप नफरत के नाम पर ला रहे हो। क्यों ला रहे हो भाई? राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान लोगों के दिल में करने दो। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या बताना चाहते हो? और आपने जनगण मन नहीं माना, आपने झंडा नहीं माना, आप संविधान को कहते थे तो अंग्रेजों की किताब है। तो आज ये सारी चीजें आज क्यों? पूछिए ना इनसे। ये इनका फिर वो ये भी कहेंगे, कल में कुछ लोगों के, आप जो बात कर रहे हैं इस पे बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी फीलिंग को तो आप आई लव मोहम्मद कहने तैयार हैं, लेकिन इस देश का जो राष्ट्रगीत है उस शब्द से कहने में आपत्ति क्या है? मैं इस पे वो आपत्ति क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ देखिए नहीं ना वंदे मातरम का मतलब वंदना करना, जमीन में सजदा करना। सजदा जहां तक होता है तो मैं नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, सजदा कौन सी जमीन पर करता हूं? हिंदुस्तान की जमीन पर। ये कौन सी जमीन है? ये मेरी मादरे वतन है, ये मेरी भारत माता। मैं जोर से कहता हूं भारत माता की जय। जो लोग कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहना, क्यों नहीं कहना चाहिए? ये हमारी माता मादरे वतन है। मादरे वतन और भारत माता में क्या फर्क हो रहा? मुझे बताओ। मादरे वतन और भारत माता में, ये मेरी मादरे वतन है, इसकी जिंदाबाद कहूंगा और मरते दम तक कहूंगा इसकी जिंदाबाद। लेकिन जब आप उसकी बात करेंगे कि वंदे मातरम, मतलब उसका शाब्दिक मायने जो है वो एक ईश्वरवाद के नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को मान नहीं सकते, अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये इसके ऊपर शब्दावली पर है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। और मुसलमान को कोई एतराज थोड़ा ही है। जब पार्लियामेंट में वंदे मातरम होता है हम खड़े नहीं होते क्या? ठीक है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण सर कि अब चूंकि चुनाव पे हम बात कर रहे हैं, बिहार हमने अभी देखा, एज ए कांग्रेस पार्टी के तौर पर आप तो इतने वरिष्ठतम नेताओं में हैं, वेस्ट यूपी पूरा आप देख रहे हैं, यूपी में चुनाव है, 1 साल का मुश्किल से वक्त रह गया है।
कांग्रेस पार्टी कितनी अभी मजबूत नजर आती है? बिहार में हमने देखा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तमाम यात्राएं निकाली और एक चुनावी माहौल तैयार किया, लेकिन वो दूसरे फेज तक आते आते उतना नहीं रहा। अब जबकि हम देख रहे हैं बंगाल सामने है और यूपी सामने है, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बूथ लेवल के ऊपर अपने कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहेगा सर? हमारे नेतृत्व तो राहुल जी का है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कुछ जगहों पर रैलीज करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें। चूँकि एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि राहुल जी मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज़ बन रहे हैं। अब उनकी आवाज़ के अंदर ईवीएम से दम नहीं पड़ रहा, वो एक अलग विषय है, क्योंकि ईवीएम जिंदाबाद हो रही है, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, करेंगे जितना भी कर सकते हैं। मसूद साहब को इस देश की न्यायिक और चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है? नहीं, कहाँ है? हालात खराब हैं, कहाँ है बताइए? कैसे? हालात खराब हैं, देखिए ना, 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट हो रहा है, तो क्या यकीन करें बताइए? अच्छा मसूद साहब, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, ये मैंने बयान सुना, आपकी ही सहयोगी सांसद हैं और संसद में आपके साथ बैठती हैं जया बच्चन जी, उन्होंने जो अभी शादी को लेकर एक बयान दिया, सियासत से इतर हो सकता है लेकिन मैं आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो शादी का पूरा इंस्टीट्यूशन है वो उसको फेल मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी नातिन से भी नहीं कहूँगी कि वो शादी करें। इस बयान को बहुत ही शर्मनाक है। आप जिम्मेदार हो, सांसद हो, ऐसे बयान देते हुए शर्म नहीं आती? हमारी संस्कृति क्या बोलती है? क्या लिव इन रिलेशनशिप को हमारी संस्कृति मानती है? क्या हमारी संस्कृति इजाजत देती है कि आप जानबूझ करके शादी इसलिए ना करो? बहुत ही शर्मनाक है। गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए। हमारे यहाँ क्या व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता है क्या हमारे यहाँ? कोई मानने को तैयार है इस समाज के अंदर? अच्छा एक बात बताइए मसूद साहब, चलते चलते अब चूंकि आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप जो अपनी बात रखते हैं बड़ी प्रमुखता के साथ रखते हैं, लेकिन विवादों से इतना नाता क्यों है? क्या आप ऐसी बात कह देते हैं या एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कहीं नहीं मिलेगा तो इमरान मसूद साहब तो बोलेंगे? नहीं, मैं तो ठीक बोलता हूँ। मैंने कभी विवाद क्या बोला? मैं तो सही बोल देता हूँ। बस एक याद साफ सुथरा बोलता हूँ। गलत क्या बोला मुझे बताइए? कोई गलत बोला होगा माफ़ी मांग लूँगा मैं। चलिए, लेकिन एक चलते चलते चूंकि हमने आपकी निजी चीज़ों से शुरुआत की थी, फिटनेस को लेकर अगर कोई मंत्र मसूद साहब, देखिए चर्चा लंबी राजनीतिक हो सकती है, बड़े फिट हैं आप जी, जरा आज बताइए। हमने अभी पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट्स देखी कि भारत में तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है और उसके बाद बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर क्या आपकी? देखिए, कंट्रोल करना चाहिए, डाइट कंट्रोल रहनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ मेरी डाइट कंट्रोल रहे। मैं इसका रास्ता आपको बता दीजिए ताज्जुब होगा, मैं शाकाहारी आदमी हूँ। अच्छा, मैंने अंडा भी अभी शुरू किया है, वो भी ऐसे खाता हूँ कि बस मैं आँख नाक बंद करके खाना पड़ता है, क्योंकि मेरी प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो अंडा भी अभी वाइट है, वाइट मैंने खाना शुरू किया है, एक वाइट। और वो बस ऐसे खाया जाता है, अगर खाते हुए देख लेंगे आप कहेंगे खा क्यों रहे हो, तो बस दवाई की तरह। फिटनेस में रूटीन क्या रहता है? एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग? नहीं, मैं वॉक करता हूँ बस। सुबह उठता हूँ, वॉक करता हूँ, सादा खाना खाता हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप सुन रहे थे इमरान मसूद साहब को। राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो सकती हैं इस देश के तमाम उन मुद्दों पे, आप सुनते ही इमरान मसूद साहब को, लेकिन आज फिटनेस का एक मंत्र भी दिया है और ये मसूद साहब से चीज़ जो है वो तमाम उन राजनीतिक नए युवा चेहरों को सीखनी चाहिए। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस इसी पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम चीज़ों का हल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।